वेलकम टू मिंट the right guidance. क्या आपको एसएससी के बारे में सब जानना है? आज हम एसएससी से रिलेटेड सारे बेसिक्स डिटेल में कवर करने वाले हैं और ये ऐसा वीडियो है जो एसएससी के बारे में जिनको कोई आइडिया नहीं है उनके लिए है ये वीडियो। और ये अच्छे से देखें और समझे कि एसएससी क्या है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स है उसमें जो पोस्ट खुलते हैं ये उसके लिए लिखा जाता है ये एग्जाम्स। And we're going to cover many things like what are the different type of exams that are conducted, what is the educational qualification that you require, what is the different age categories that are going to be there, are there any physical tests that are required, documents that you need, and what is the basic syllabus. All of this will be covered in this video. चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि एसएससी क्या है। एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और ये it is an attached office of department of the personnel and training. So ये department of पर्सनल एंड ट्रेनिंग से अटैच्ड है ये ऑफिस। एंड इसमें रोल्स क्या है, इट रिक्रूट्स फ्रॉम ग्रुप बी जो नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स का ग्रुप है एंड ग्रुप सी जो नॉन टेक्निकल स्टाफ का ग्रुप है। इन दोनों के ग्रुप से इनके पोस्ट खुलते हैं। इसका स्कोप क्या है, इट हायर्स फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स एंड सबऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स है ऐसे ऑफिस में पोस्ट खुलते हैं। और आप अगर एसएससी एग्जाम्स लिखेंगे इन पोस्ट के लिए तो आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। And if we look at the general history of SSC, that is the Staff Selection Commission, we know that it was established in 1975 and it was originally called the Service Selection Commission, after which the name has been changed to Staff Selection Commission. And the headquarters is in New Delhi. And we also know that the job nature that we can get into if we pass the exams are desk jobs. We can also go for inspection, we can go for tax assistant jobs, administrative roles, all depending on the type of exam that you qualify and the rank that you get. एसएससी में काफी सारे एग्जाम्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट। चलिए देखते हैं इसके मेजर एग्जाम्स एसएससी में कौन से आते हैं। फर्स्ट है एसएससी सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ये ऐसे लोगों के लिए है जिनके पास डिग्री है, यानी कि कॉलेज से जस्ट निकले हैं, ऐसे लोग अप्लाई कर सकते हैं सीजीएल के लिए। और फिर आता है आपका एसएससी सीएचएसएल, ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल फॉर दोज जिन्होंने 12th पास किया है, यानी कि 12वीं स्कूल से निकल के आप ये एग्जाम्स लिख सकते हैं। फिर एसएससी एमटीएस आता है मल्टी टास्किंग स्टाफ, ये ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने 10th पास किया है। सो 10th पास लोग भी अप्लाई कर सकते हैं एसएससी के लिए। और आपको सोच के देखिए, आप इतने छोटे उम्र में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। और फिर आता है एसएससी जीडी कांस्टेबल, ये आपका जनरल ड्यूटी फॉर पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए है ये। फिर आपका आता है एसएससी सीपीओ यानी कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर सब इंस्पेक्टर्स के लिए ये एग्जाम लिख सकते हैं आप। After that, you have certain specific exams for SSC JE, which is for junior engineer. So this is a very specific exam for a very few specific degree holders, for civil engineers, mechanical engineers, electrical engineers. So if you have a science background, engineering background, you can write this exam. And there are other exams like the SSC stenographer, for which you will get grade C and grade D posts, but it requires shorthand skills. So there's a technical requirement to this exam. And then there is this SSC JHT, which is a junior Hindi translator. Again, specific job is going to be what this exam provides. And then there is a SSC selection post, which are for specialized technical and vocational roles. And then there is also another very specific post, which is a SSC scientific assistant for IMD, that is the Indian Meteorological Department. ये आपका वेदर डिपार्टमेंट है, इंडियन वेदर डिपार्टमेंट। इसके लिए भी आपको एसएससी एग्जाम लिख के आप घुस सकते हैं ऐसे पोस्ट में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं एसएससी सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में क्या क्या जो एग्जाम्स और कौन से पोस्ट आते हैं। ये एग्जाम ऐसे लोग लिखते हैं जिनका डिग्री हो गया, जो कॉलेज से पास आउट है, ऐसे लोग ही क्या कहते हैं सीजीएल एग्जाम लिखते हैं एसएससी के अंडर जो आता है। इसमें टारगेट क्या है, हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिलता है, बिल्कुल एकदम टॉप पे मिलता है आपको पोस्ट। और एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, आपका कोई भी सब्जेक्ट रहा हो कॉलेज में, किसी भी हिस्ट्री हो सकता है, इवन साइंस बैकग्राउंड से हो सकता है, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो सकता है, आप सीजीएल अटेम्प्ट कर सकते हैं। पॉपुलर पोस्ट कौन से आते हैं, इनका
इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि एएसओ, ये सब पॉपुलर पोस्ट हैं जो एसएससी सीजीएल एग्जाम लिख के आप ले सकते हैं। और पोस्ट का लेवल क्या है? ग्रुप बी यानी कि नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स एंड ग्रुप सी यानी कि नॉन टेक्निकल स्टाफ होता है इसमें। और इसके सिलेक्शन स्टेजेस क्या है? टीयर 1 क्वालिफाइंग एंड टीयर 2 फाइनल मेरिट। टीयर 1 क्वालिफाइंग क्या होता है? आपका प्रिलिम्स एग्जाम है, और टीयर 2 आपका मेंस एग्जाम है। सो अगर आपको सीजीएल लिखना है तो आपको 2 पेपर के लिए पढ़ना पड़ेगा, आपका प्रिलिम्स और आपका मेंस। फिर आपका सैलरी रेंज आता है। Salary range we can expect from about pay level 4 to pay level 8, which is on the higher level of the pay scale. So if you apply for CGL and you get in, you will get higher salaries. You can expect higher salaries. The departments that you can get into are CBI, NIA, ED, and also different ministries like the ministries of external affairs, finance, etc. that you can get into. And there is also a computer test that is mandatory, so you need mandatory computer knowledge as well, and also data entry tests depending on the post that you are applying to. And the age that you can get is from 18 to 27 or 30 or 32 depending on the category or the role that you are applying for. So sometimes it will be 18 to 27 or 18 to 30. Maximum it's going to be 18 to 32 that you can apply to. And the physical standards which are required, it is only required for certain specific posts like excise inspector or CBI that needs these physical tests. ओके चलिए नेक्स्ट एग्जाम, एक सेकेंड। ओके, अब हम कुछ पोस्ट देखने वाले हैं, सीजीएल से जुड़े पोस्ट देखने वाले हैं और उनके डिपार्टमेंट्स देखने वाले हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जैसे कि हमने बोला था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोस्ट है। ये जुड़ा है डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री। कौन से? सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आपका आईबी, फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और एएफएचक्यू से जुड़ा है। सो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सिर्फ एक पोस्ट नहीं, काफ़ी डिपार्टमेंट में पोस्ट खुलते हैं। फिर आपका असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स काफ़ी तरह तरह के हैं, तो इन सब के लिए असिस्टेंट रोल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे लोग भी जीएल पोस्ट के लिए लिख सकते हैं। फिर इंस्पेक्टर यानी कि सेंट्रल एक्साइज, ये सीबीआई डिपार्टमेंट का है। फिर आता है आपका असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, जो आता है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के डिपार्टमेंट में यानी कि मिनिस्ट्री में आता है। फिर आपका सब इंस्पेक्टर आता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई का आता है। फिर आपका आता है इंस्पेक्टर, जो कौन से मिनिस्ट्री का है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स यानी कि ड्रग से रिलेटेड। फिर आपका आता है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट का है। एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, जो आपका आता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। सो ये इतने पोस्ट आपको दिख रहे होंगे, पोस्ट और डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज, ठीक है, उससे जुड़े हैं। तो आप असिस्टेंट सेशन ऑफिसर के लिए अगर आप एग्जाम लिखोगे तो आपको सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में मिल सकता है, आईबी में मिल सकता है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में मिल सकता है। तो ऐसे हमने आपको पोस्ट भी बता दिए और कौन से डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री से वो जुड़ा है ये भी हमने आपको क्लियर कर दिया है। और ध्यान रखिए ये ग्रुप बी है, राइट, ये ग्रुप बी के पोस्ट और डिपार्टमेंट है। अब हम देखते हैं Group C posts. So there are going to be Group B posts and Group C posts. So in Group C posts, again, there are various roles that are available. You can become Inspector of Income Tax in CBDT. You can become an auditor in offices under C and AG and CGDA, and also an accountant or junior accountant in various ministries and departments. You can become Senior Secretariat Assistant or Upper Division Clerks in central government offices or ministries that are other than the CSCS cadres, and also a tax assistant. So you can be a tax assistant in CBDT or CBIC as well. ये टैक्स है यहाँ पे, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो टैक्स असिस्टेंट का है जॉब, ठीक है। सो हमने आपको क्लियर कर दिया है कि कौन सा जॉब्स और पोस्ट ओपन है और किस डिपार्टमेंट से ये रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आते हैं एग्जाम्स पे, ठीक है। सो ये एसएससी हमने CGL पोस्ट के देखे हैं। अब हम देखेंगे SSC CHSL यानी कि हायर सेकेंडरी लेवल। सो हमने ग्रेजुएशन वाले सारे पोस्ट और मिनिस्ट्रीज देख लिए। अब हम हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि जो 12th पास है,
उनके एग्जाम्स कैसे होंगे और वो किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ये देखते हैं। इसका टारगेट क्या है, क्लरिकल और असिस्टेंट रोल्स, यानी कि क्लरिकल और असिस्टेंट रोल्स मिलते हैं अगर आप CHSL लिखेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, आपको +2 पास करना होगा, यानी कि आपको 12th ग्रेड 12वीं पास करना होगा। फिर आपका पॉपुलर पोस्ट क्या है इसमें, लोअर डिवीजन क्लर्क, यानी कि LDC जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA, ये है आपकी इंपॉर्टेंट पोस्ट जो आपको मिल सकते हैं एग्जाम लिखने पे। For the selection process, you will have basically two sets of selection processes. First, there will be an objective test, which is the tier 1 test, and then you will have the tier 2, which is an objective test along with a skill test that you have to pass. So the skill test, in that where there will be typing tests for 2 roles, which is LDC, that is lower division clerk, and for junior secretariat assistant you will have typing test, and the salary is going to be from pay level 2 to pay level 5, which is about moderate salaries. And then age limit is for general category is 18 to 27 years old, and the exam is conducted on an annual basis. Every year the exam is conducted. ओके तो आपको इतना क्लियर हो गया कि CHSL में कैसे एग्जाम्स होंगे, कौन से पोस्ट के लिए एग्जाम्स लिख सकते हैं और क्या क्या आपको क्राइटेरियाज है, स्किल टेस्ट होगा, आपका सैलरी कैसा होगा, एज कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं SSC MTS। ओके ये टारगेट क्या है, ये एंट्री लेवल सपोर्ट स्टाफ है, यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी एंट्री लेवल स्टाफ की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे लोग SSC MTS लिखते हैं। और ये इसके लिए क्या है, एलिजिबिलिटी आपका 10th पास होना काफ़ी है, यानी कि छोटे छोटे जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी लिख सकते हैं। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि आपको एक सेंटर दिया जाएगा। अगर आप अप्लाई करेंगे, आपको कुछ टाइम बाद जो एडमिट कार्ड होगा उसमें सेंटर दिया जाएगा, आपको उस सेंटर में जाके कंप्यूटर में एग्जाम्स लिखने हैं। So there will be a physical test as well, especially for the Havildar post. There will be a physical test. So PET or PST is required only for the Havildar post. So even in MTS, we'll have different posts. For Havildar post, you will have to pass a physical test. And the language that you can write the exam there, you can either write it in Hindi or English, that is the standard, or you can write it in 13 other regional languages as well. So the exam can be attempted in various different languages. The age limit is 18 to 25 and 18 to 27, depending on the post that you are applying to, and the salary will be about पे लेवल 1 होगा, यानी कि एंट्री लेवल सैलरी होगी। बट आप ध्यान रखना ये गवर्नमेंट जॉब है तो एंट्री लेवल सैलरी भी बहुत बड़ी बात होती है, राइट? yes, definitely. ओके नेक्स्ट हम देखेंगे SSC CPO, यानी कि पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए। सो ये पुलिस जो बनना चाहते हैं वैसे लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम, यानी कि CPO। और इसमें कौन से पोस्ट के लिए आप लिख सकते हैं एग्जाम, सब इंस्पेक्टर यानी कि SI इन दिल्ली पुलिस एंड CAPF। ओके अब CAPF में क्या क्या आता है, BSF, CISF, CRPF और ITBP एंड SSB आता है। और इसका एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। सो SSC CPO यानी कि पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए भी आपको ग्रेजुएट करना ज़रूरी है। और कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, अगेन जैसे मैंने बोला था कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ और साइंस फील्ड से आप लिख सकते हैं ये एग्ज़ाम। And there are certain specifications for this exam as well. So you need a driving license, which is mandatory for the Delhi Police SI for male candidates. So driving license is mandatory for that. And the selection stages, if you see, there will be a paper 1, after which you'll have a physical test, that is a PET or PST, and then you'll have the paper 2, and then you'll have the medical. So there are overall about 4 stages that you have to go through, of which 2 are exams that you have to write. And the salary you will get according to the group B post, which is a non-gazetted and non-ministerial post, and according to that you will get your salaries as well. तो इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि इसमें ड्राइविंग लाइसेंस मेल कैंडिडेट्स के लिए, जो दिल्ली पुलिस SI के लिए पोस्ट के लिए लिख रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है ड्राइवर्स लाइसेंस होना। और आपका जो पेपर 2 होगा इसमें वो इंग्लिश में होगा, है ना? ओके सो ये ध्यान रखिए ये बातें जो भी पुलिस रिक्रूटमेंट यानी कि CPO के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। SSC JE यानी कि जूनियर इंजीनियर, सो ये साइंस फील्ड से रिलेटेड है आपके, और ये भी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है, यानी कि आपको आपका ग्रेजुएशन होने के बाद आप जाके लिख सकते हैं। इसका टारगेट क्या है, टेक्निकल रोल्स मिलेगा आपको इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है? और कैसे स्ट्रीम्स होंगे आपके, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आपने किया है तो, यानी कि अगर आपने बीटेक किया है, इंजीनियरिंग किया है, तो बीटेक होने के बाद आप SSC JE जूनियर इंजीनियर का एग्जाम लिख सकते हैं और आपको सीधा गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी।
एलिजिबिलिटी क्या है, डिग्री और 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। सो या एक तो आपके पास बीटेक होना चाहिए, नहीं तो 3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग में 3 साल डिप्लोमा करने के बाद भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। और कौन से डिपार्टमेंट में ये पोस्ट खुलते हैं, CPWD, MES, सेंट्रल वाटर कमीशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO। सो इतने सारे पोस्ट डिपार्टमेंट में पोस्ट खुलते हैं, तो आप SSC JEE एग्जाम लिखोगे तो CPWD, MES, सेंट्रल वाटर कमीशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। So the general selection process happens in 2 stages. Paper 1, which is objectives. So in paper 1, what will be your content? You will have general intelligence, awareness, and there will be some parts of the technical subject as well. And there is also a paper 2 that you have to write, for which there will be a more subjective part of the paper, which the content is going to be purely technical, which is branch specific technical things that will be what you have to write in the paper 2. So paper 1 will be more generalistic and paper 2 will be more specific. And the pay scale that you can expect is about pay level 6, which is again on the higher side of the pay scale, which will be for group B non-gazetted posts. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि सारे एग्जाम्स कौन कौन लिख सकता है ना। सो सिटीजनशिप देखते हैं, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया ऑब्वियसली, और नेपाल और भूटान के लोग भी लिख सकते हैं। एज लिमिट आपका है जनरली 18 to 30 यानी कि 18 से 30 साल के लोग भी लिख सकते हैं, बट ये पोस्ट के हिसाब से डिपेंड करता है। पहले ही हमने देखा था कुछ पोस्ट में 27 तक ही है एज Some लिमिट। posts also have till 32. करेक्ट। तो एज रिलैक्सेशन क्या है, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, SC और ST को, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, और PWD को 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और ये फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई इफ दे गेट रिजल्ट्स बिफोर द कट ऑफ डेट, यानी कि आपका कट ऑफ डेट से पहले अगर आपका रिजल्ट्स आ गया तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर स्टूडेंट यानी कि बैचलर्स यानी कि ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं वो बच्चे। फिजिकल फिटनेस क्या है आपका, रिक्वायर्ड फॉर GD कांस्टेबल, CPO एंड सर्टेन CGL पोस्ट। सो कुछ पोस्ट के लिए जहाँ पे आपको थोड़ा क्या कहते हैं फिटनेस चाहिए, उनके लिए फिटनेस टेस्ट भी होता है, जैसे हमने बात किया था। ऐसे पोस्ट के लिए आपको फिजिकली फिट रहना है और एग्जाम भी पास करना है उसका। And in the there is no gender specificity, it is open to all. And also you have to note that women candidates get a fee waiver, application fee waiver, so you don't have to pay the fees. If you are a woman attempting this exam, you will be exempt from the fees. And attempt limit, when you look at it, there is no limit on the number of attempts that you can give. There is only an age limit. So if the age limit is 30, you can attempt as many times as you can till you reach the age of 30. There is no specific limit that is there. For example, for UPSC, you have 6 attempts that are there for general category. However, that does not exist for SSC. Experience, again, no prior experience is required for most of the exams unless there is some specific requirement. It is generally assumed that there is no experience required. And when you consider the documents that you have to submit, you have to give things like Aadhaar card, your mark sheets which are necessary, graduation mark sheets, 12th mark sheets, 10th mark sheets, all of those are necessary, and category certificates. If you are of SC, ST or PWD or OBC, all of that, you need certificates to prove that you are of that category. All of those documents are required. ठीक है, चलिए अब देखते हैं द 4 पिलर्स ऑफ द सिलेबस। ये सारे क्या कहते हैं सिलेबस में कांस्टेंट ये सारे हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम देखते हैं कि क्या क्या पार्ट आता है सिलेबस में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, यानी कि मैथ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड, 10th 12th लेवल का मैथ आता है आपका, बेसिक्स और एडवांस डिफिकल्ट लेवल मैथ आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। फिर आता है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि लॉजिकल पजल्स, पैटर्न्स, कोडिंग, डीकोडिंग, ये भी आपके सिलेबस में है। फिर इंग्लिश लैंग्वेज में क्या आता है, English language, you will get things like grammar, vocabulary, reading comprehension, all of which you have to study. And then for general awareness, you will have to study the important things of various different subjects like history, polity, geography, science and current affairs as well. About 1 year current affairs also you have to study. तो ये आपके हो गए 4 पिलर्स, यानी कि हर एग्जाम में ये कांस्टेंट है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस। फिर देखते हैं वेटेज क्या है। वेटेज वेरीज बाय एग्जाम बट दीज 4 फॉर्म द कोर्स। तो ये 4 जो एग्जाम्स सिलेबस है, सिलेबस का पार्ट है, ये कांस्टेंट रहेगा, बट बाकी
वेरीज बाय एग्जाम, जो वेटेज है हर क्या कहते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से वेटेज चेंज होता रहेगा आपका। नेगेटिव मार्किंग कैसा है, यूजुअली 0.50 यानी कि आधा मार्क से लेके 1 मार्क डिडक्ट होता है गलत आंसर के लिए। एक गलत आंसर के लिए या तो आधा मार्क डिडक्ट होता है या तो 1 मार्क। ये भी हर एग्जाम पे डिपेंड करता है, डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट क्या कहते हैं नेगेटिव मार्किंग होता है। And for the language, it's usually given in bilingual. It can be English or Hindi, except for the English section. And we've also seen that certain exams can be also written in the regional languages as well. However, the main focus is usually on either Hindi or English, except for the English section that we have tried. We have seen that English grammar, vocabulary, all of it is asked. That will be in purely English only. And then generally when we look at it, the complexity of the exams, CGL, that is the graduate level, is the hardest, and then we have CHSL, which is the 12th level, and then MTS, which is the 10th level. So the hardest is CGL, and then it goes down, the difficulty level goes down. CGL सबसे मुश्किल टेस्ट है और उसके बाद आपका आता है CGL यानी कि ग्रेजुएट, ठीक है, CHSL यानी कि 12th और MTS यानी कि 10th। सो जैसे ही आपका लेवल कम होते हैं उतना ही डिफिकल्टी लेवल भी कम होता रहता है, ठीक है। चलिए देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस लाइफ साइकिल, यानी कि सिलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। नोटिफिकेशन कब रिलीज करता है, SSC रिलीजेस द कैलेंडर एंड नोटिस ऑफ एग्जाम। एग्जाम से पहले नोटिफिकेशन रिलीज करता है, उसमें आपका कैलेंडर आता है यानी कि डेट्स आपके आते हैं और नोटिस ऑफ एग्जाम की नोटिस कब एग्जाम कब होगा। और फिर आपका आता है रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन वाया ssc.gov.in, ठीक है। ये आपका वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है अगर आप SSC एग्जाम लिखने वाले हैं। और आपका OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही होगा। अगर एक एग्जाम लिख रहे हैं तो एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, आप बार बार अप्लाई नहीं कर सकते एक एग्जाम So you need to only register for one time, and then you can apply for various different exams through that one registration itself. सो एक रजिस्ट्रेशन काफ़ी है आपके, उसमें भी आप काफ़ी अलग अलग एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका एडमिट कार्ड होगा रिलीज 7 से 10 दिन पहले, एग्जाम से 1 हफ्ते 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा। एग्जाम फेज कैसा होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, दोनों Tier 1 और Tier 2 यानी कि आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम्स और मेन एग्जाम दोनों कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स है। और आंसर कीज SSC कब रिलीज करता है, टेंटेटिव आंसर कीज रिलीज करता है चैलेंज करने के लिए, ठीक है। फिर आपका जो रिजल्ट्स है वो आता है लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, उसमें राइट अप भी होता है, मार्क्स भी होते हैं। और फिर and then you also, for certain posts, we have seen that there are 2 phases of exams, right? Other than that, there might also be a skill test for certain posts. It is conducted usually, things like typing is there, or for certain physical tests you will have running, things like that will also be conducted. And for document verification, you have to give the original documents, things that we have seen like Aadhaar card, or you have to give your mark sheets, all of those original documents that you will have to present. And then the final merit list will be released, which is based on the total preferences and your post preferences, all of that. You will get a rank list and you will be assigned certain posts, and then you will get an appointment letter issued by the concerned ministries or departments as well. That is the final process. तो हमने यहाँ पे देखा है नोटिफिकेशन से लेके आपके सिलेक्शन तक क्या क्या प्रोसेसेस, क्या क्या स्टेजेस होते हैं, ठीक है। और अब देखेंगे हम कि कैसे प्रिपेयर करना है, स्ट्रैटेजी क्या है। स्टेप 1, अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न थॉरली। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसका सिलेबस थॉरली आपको पता होना चाहिए बाय हार्ट, और आपको उसका एग्जाम पैटर्न भी पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, पिछले साल के PYQ सब देख के, क्वेश्चन सब देख के। फिर स्टेप 2 क्या है, एनालाइज PYQs, यानी कि पिछले 5 साल में जो भी क्वेश्चंस आए थे वो लेके पढ़िए, क्योंकि इन सबका स्ट्रक्चर एक जैसे ही होता है। फिर स्टेप 3 है क्लियर बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूजिंग स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, जो आपका NCERT और ये सब यूज करके आपके जो बेसिक्स है, कॉन्सेप्ट है, हर टॉपिक में से आप अपना कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। एंड स्टेप 4 है क्रिएट अ रियलिस्टिक 6 to 8 आवर डेली स्टडी स्केड्यूल। ऐसा नहीं है कि 14 घंटे सब बैठ के पढ़ना है, आप रियलिस्टिकली, क्योंकि अगर आप 6 से 8 घंटे तक बैठेंगे तो आप अपने लिए रेस्ट का टाइम भी दे रहे हो और आपके मन में सारे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे भी। फिर आपको सेक्शनल मॉक्स भी देखना है, यानी कि प्रैक्टिस 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम। एक टाइम पे एक सब्जेक्ट प्रैक्टिस करें, ऐसा नहीं कि एक दिन में आप 4 सब्जेक्ट सब देख रहे हैं और कंफ्यूजन ना आएंगे, है ना। और and then after you attempt your sectional mocks, and then you can move on to
full length mocks which can simulate what a real exam will be like. So combine all of the subjects that we have seen, and then you can attempt a full length mock. And then you should know that it is not just important to study, you have to revise, otherwise anything you study is going to be useless. So Sunday you can reserve for revision. So every Sunday you have to revise what you studied the previous week or the previous month. So reserve these Sundays for specific revisions. And you should also ensure that speed and accuracy is ensured, especially for technical subjects like math. So you have to practice it and ensure what the speed is, if you're getting accurate answers, all of that you have to measure and then study and improve on it. And you should also ensure that you have healthy habits, so that your mind is clear when you approach the exam, your mind is clear when you're attempting questions as well, and ensure that you are consistent. So any of these habits will not be effective if you're not consistent. So 1 year of consistent prep and you will clear any of the exams on this list. ठीक है, तो 1 साल आपको डेडिकेट करना है. अगर आप ये स्केड्यूल फॉलो करेंगे तो आप आराम से अपना पेपर निकाल सकते हैं. ठीक है, तो इतना ही था. हमने आई थिंक सब कुछ डिस्कस कर लिया एसएससी के बारे में. हमने डिस्कस किया कितने टाइप के एग्जाम्स होते हैं, कौन से पोस्ट के लिए एग्जाम्स होते हैं, आपका एज रिलैक्सेशन, फिर आपके एज लिमिट एलिजिबिलिटी देखा. तो हमने काफ़ी सब कुछ डिटेल में हमने बात किया. अब आपके ऊपर है कि आपको जोन सा भी एग्ज़ाम देना है वो आप वेबसाइट में जाके चेक करें. वेबसाइट भी हमने मेंशन किया था कौन सा है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा और आपको समझ आया क्या है, ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है, ध्यान रखना. ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना. And so don't forget to subscribe this video for more videos related to SSC, RRB, IBPS, etc. And thank you so much everyone for watching this video. Hope this was helpful. Thank you. Thank you.